आज हम अपनी वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के संविधान की विशेषताएं कवर अप करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने संविधान सभा के बारे में डीपली बताया था कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और कैसे समितियां बनाई गई और किस किस ने इसके अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूरी चीजें आपको डिटेल में बताई गई थी। उसी सीरीज में हमारा अगला जो मेन टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ये बातें तो सबको पता है भाई कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। भारत का जो संविधान बनाया गया उसमें 395 धाराएं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई थी, और उसके बाद में इसके अंदर धाराएं थी और उपबंध थे और उसके साथ में अनुसूचियां थी, यानी कि 22 उपबंध और 10 अनुसूचियां। ये चीजें हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। टोटल धाराएं 395, 22 उपबंध और 10 अनुसूचियां। संविधान को बनाने में जो टाइम लगा, कितना टाइम लगा था इसके अंदर? 2 साल 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे का समय लगा था। हमारे संविधान का निर्माण करने में बहुत सारी बैठकें हुई। इसको बनाने में जो समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो विस्तृत संविधान है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिपिबद्ध किया गया है। लिखित का मतलब होता है कानून व धाराओं को लिपिबद्ध करना, यानी कि उनको लिखना। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का संविधान है। तो ये सारी चीजें हैं भारत के संविधान के बारे में। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया, फिर जो धाराएं हैं और इसको बनाने में जो समय लगा है। अगला पॉइंट है हमारा विशेषताएं, कि भारत के संविधान की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले जो इसका मेन पॉइंट बनता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान, कि भारत का जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने दूसरे देशों के संविधानों से ली हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सेकंड पॉइंट हमारा बनता है कठोरता व लचीलापन। क्या बनता है? कठोरता व लचीलापन। भारत का संविधान जो है न तो ज्यादा कठोर है न ही ज्यादा लचीला है। कहने का मतलब ये है कि कठोर तो है, भारत का संविधान कठोर तो है, लेकिन यहाँ पर कठोर संविधान का जो अर्थ है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब कठोर संविधान का मीनिंग है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत है, यानी कि अगर किसी धारा को बदला जाता है या उसमें कोई सुधार किया जाता है या कोई नई धारा जोड़ी जाती है तो उसके लिए विशेष परिस्थितियां होनी भी आवश्यक है, यानी कि उस समय वो धाराएं बनाना जरूरी होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। इसलिए संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है। इसलिए भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। यहाँ पर लचीले का मतलब है कि आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना, धाराओं में बदलाव करना, लागू करना या किसी धारा को हटा देना। फिर अगला हमारा पॉइंट बनता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। कई बार ये वैसे डिफाइन हो चुका है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि भारत जो देश है किसी भी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता, यानी कि हमारे संविधान की नजर में जितने भी हमारे देश के अंदर धर्म है, यानी कि सबको पता है कि भारत विभिन्नताओं का देश है। विभिन्न धर्म जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं सारी चीज डिफरेंट हैं। एवरीथिंग इज डिफरेंट विद ईच अदर, यानी कि जो हमारी परंपराएं हैं वो सारी एक दूसरे से अलग हैं।
लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत का जो संविधान है किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता, प्रोत्साहन नहीं देता, किसी भी धर्म को की अवहेलना या अपमान भी नहीं करता। उस भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्म बराबर है, सबकी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो सम्मानजनक है। यानी कि भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्म सम्मान के योग्य हैं। अगला पॉइंट हमारा बनता है भारत में संघवाद। भारत में संघवाद, संघवाद का मतलब आप समझते हैं? भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संघीय शासन प्रणाली। संघवाद का मतलब होता है कि भारत के अंदर, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा करना, शक्तियों का बंटवारा करना, ताकि देश के सत्ता को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संघीय शासन प्रणाली, यानी कि मिलीजुली सरकार, यानी कि मिलजुल कर अपने देश की सत्ता को चलाना। कैसा देश है भारत? लोकतांत्रिक देश, जिसमें अंतिम सत्ता किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से देश को चलाया जाता है। और भारत में संघीय शासन प्रणाली है, जिसमें राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, जो देश को सुचारू रूप से चलाती है। और भारत में कैसी वो है? भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है। भारत का जो स्वरूप है वो कैसा है? संसदीय। भारत का स्वरूप कैसा है? संसदीय। संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? देश का जो मुखिया है वो कौन होता है? पीएम। सारी वैसे शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? देश के राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। लेकिन भारत में सरकार का मुखिया कौन है? जो सरकार है उसका मुखिया है पीएम, यानी कि देश का प्रधानमंत्री। और भारत के अंदर दो सदनीय प्रणाली है, यानी कि दो सदन है। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत में कितने सदन है भाई? भारत के अंदर दो सदन हैं। कौन कौन से दो सदन हैं? राज्यसभा और लोकसभा। पहले क्या है? राज्यसभा। दूसरा क्या है भाई? लोकसभा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 230 तो होती है। लोकसभा के सदस्य 230 होते हैं इसके अंदर लोकसभा के सदस्य, प्लस में 20 होते हैं जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनके सदस्य। 20 किसके होते हैं? यूनियन टेरिटरीज के। और 2 होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य। 2 कितने होते हैं? कौन होते हैं 2? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य। ये किसमें होते हैं? लोकसभा के अंदर। 230 तो होते हैं लोकसभा के सदस्य, 20 होते हैं इसके अंदर जो हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनके सदस्य, और 2 होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य। तो भारत के अंदर 2 सदनीय शासन प्रणाली है। 2 सदन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। इन दोनों के ऊपर मैं एक दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगी पूरा डिटेल में कि कैसे कौन कौन से सदस्य होते हैं और कैसे होते हैं, अधिकतम कितने होते हैं, न्यूनतम कितने होते हैं, और इनके चुनाव की प्रोसेस क्या होती है। डीपली मैं वो सारी चीजें आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगी राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। फिर अगला जो हमारा पॉइंट बनता है, ये यहाँ तक हो गया। 2 सदन कौन कौन से हैं भाई? राज्यसभा और लोकसभा। फिर अगला हमारा पॉइंट बनता है कि एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब आप समझते हैं? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भाई। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब होता है कि अन्य राज्य का होने के आधार पर, किसी दूसरे राज्य का होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव न किया जाए। कि भाई ये किसी दूसरे राज्य से है, मान लिया कि कोई यूपी से है या कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कि भाई ये व्यक्ति दूसरे राज्य से आया है तो इसको यहाँ पर काम करने का या व्यवसाय करने का कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी कि चाहे वो भारत के किसी भी राज्य से आया हो, उसको कहीं पर भी रहने का या व्यवसाय करने का या संपत्ति खरीदने का
पूरा पूरा अधिकार है। और भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है भारत के नागरिकों को कि वो किसी भी राज्य में रहें और किसी भी राज्य में कोई भी काम या व्यवसाय वो शुरू कर सकते हैं, या किसी भी दूसरे राज्य का होने पर किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव संभव नहीं है। तो ये क्या कहलाती है? एकल नागरिकता। क्या कहलाती है ये? एकल नागरिकता कहलाती है कि भाई ये भारत का नागरिक है और भारत के किसी भी राज्य में जाकर कोई भी काम कर सकता है या किसी प्रकार भी वहां पर रह सकता है या संपत्ति एकत्रित कर सकता है या खरीद सकता है। फिर अगला हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला पॉइंट क्या बनता है? स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी जो न्यायपालिका है भाई वो स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या है कि सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। इसके जो न्यायाधीश होते हैं, एक इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश होता है, 25 इसके अंदर और न्यायाधीश होते हैं। और इस न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति, जिसे देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है तो वो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। तो सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ पर जो फैसले, जो निर्णय लिए जाते हैं वो अंतिम होते हैं। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देश का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के बारे में भी हम किसी दिन कोई स्पेशल वीडियो बनाकर डिफाइन करेंगे कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और इनकी योग्यता क्या होती है और कौन कौन से इसके काम होते हैं। तो फिर अगला है भाई हमारा, यहाँ तक आपका हो गया कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। इसके जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ इनके न्यायाधीशों की शक्तियाँ, इनका वेतन जो होता है वो सब संविधान सभा के द्वारा वो सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं, यानी कि निर्धारित की जाती हैं। फिर अगला हमारा मेन पॉइंट जो बनता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? ये ऐसे सिद्धांत होते हैं, मतलब इन सिद्धांतों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, इनको एज इट इज फॉलो किया जाता है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए जाते हैं देश के अंदर, उनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर अगला हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, मौलिक अधिकार। बहुत बार ये चीजें करवाई जा चुकी हैं, बेसिकली ये सारी चीजें सबको पता होती हैं कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। छोटी छोटी क्लासेस से ही ये टॉपिक शुरू हो जाता है, मौलिक अधिकार, कि भाई संविधान सभा के द्वारा भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें सबसे पहले जो अधिकार आता है समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का मतलब होता है कि भारत देश में किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय से हैं, सभी लोगों के साथ में समानता का व्यवहार किया जाएगा। फिर दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है जो इसके अंदर इंक्लूड होता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में घूम सकता है या रह सकता है, जॉब कर सकता है या वहां पर संपत्ति खरीद सकता है। ये सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर थर्ड है हमारा शैक्षणिक अधिकार। शैक्षणिक अधिकार का मतलब होता है भाई, शैक्षणिक अधिकार का मतलब है शिक्षा का अधिकार, यानी कि
आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, चाहे गरीब है या अमीर है, देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है। और इसके संबंध में तो बहुत सारी नीतियां हमारे देश के अंदर लागू की गई हैं। कई आयोग ऐसे गठित किए गए कि देश के सभी लोगों को शिक्षित किया जाए। जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया या 14 वर्ष से नीचे सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराने का जो लक्ष्य रखा गया। तो ये सारी चीजें किसके लिए की गई हैं? ये आती हैं शैक्षणिक अधिकार के अंडर आती हैं, यानी कि सभी लोगों को शिक्षा का पूरा पूरा अधिकार है, चाहे आप किसी भी कास्ट से या किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो। फिर अगला हमारा मेन पॉइंट बनता है धार्मिक अधिकार। अगला हमारा है धार्मिक अधिकार या मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या इंक्लूड होता है कि भारत विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इस अधिकार के अंडर मतलब कि भारत का संविधान जो है वो लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। आप अपनी मर्जी से किसी धर्म को अपना सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या समूह जबरदस्ती आपको किसी भी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप अपनी मर्जी से अपने धर्म का चुनाव कर सकते हैं, इसके अंदर किसी का दबाव नहीं हो सकता। तो ये किसमें आता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। फिर अगला हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण करता है तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। किसी को बंधक बना के जबरदस्ती काम करवाना या 14 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं उनसे परिश्रम करवाना या काम करवाना या बाल मजदूरी करवाना, ये सब क्या है? अपराध। या किसी अल्पसंख्यक को किसी बहुसंख्यक के द्वारा दबाना या उसके अधिकारों की अवहेलना करना या उसको जबरदस्ती कोई बात मानने के लिए मजबूर करना, ये सारी चीजें आती हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव बनाता है तो आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हो। तो ये किसके अंदर इंक्लूड है? शोषण के विरुद्ध। फिर अगला है स्वैधानिक उपचार। लास्ट है भाई ये हमारा 6th है ये स्वैधानिक स्वैधानिक उपचार। इसके अंदर क्या होता है? अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अन्याय होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी टॉर्चर होता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं, पुलिस की सहायता ले सकते हैं। संविधान की धाराओं के अकॉर्डिंग आप केस दर्ज करवा सकते हैं। ये क्या है? स्वैधानिक उपचार। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपके साथ में बुरा व्यवहार होता है या शोषण होता है तो आप कानून की मदद ले सकते हैं। फिर अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। अगला क्या बनता है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का मतलब होता है कि भारत देश के अंदर 18 साल से ऊपर प्रत्येक युवा को, चाहे स्त्री है या पुरुष है, सबको वोट डालने का अधिकार है। चाहे आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं या किसी भी वर्ग से गरीब हैं या अमीर हैं, चाहे कोई भी है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो आप अपने देश के लिए, अपने नेता के लिए, अपने प्रतिनिधि के लिए आप अपना वोट डाल सकते हैं। तो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का मतलब होता है कि 18 साल से ऊपर प्रत्येक युवक या युवती को अपने देश के लिए वोट डालने का पूरा पूरा अधिकार है। यानी कि 18 साल से ऊपर प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने देश के लिए वोट डालने का पूरा अधिकार है। और वो किसमें आता है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के अंदर इंक्लूड होता है। फिर अगला हमारा जो मेन पॉइंट बनता है इसके अंदर वो होता है आपातकाल के प्रावधान। यानी कि देश के अंदर अगर कोई संकटग्रस्त परिस्थितियां आ जाती हैं तो उस टाइम पे हमारे पास क्या चीजें मतलब कौन से प्रावधान होते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है देश के अंदर। अगर देश के अंदर कोई संकट की कोई परिस्थिति आ जाती है तो कैसे आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो देश का प्रथम नागरिक होने के नाते ये आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार होता है हमारे देश के राष्ट्रपति के पास में। देश का राष्ट्रपति आपातकाल की या संकटकालीन
घोषणा कर सकता है। और इसके लिए क्या जरूरी होता है, अगर किसी दूसरे देश के द्वारा देश के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है तो उस समय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा है संवैधानिक व्यवस्था अगर विफल हो जाती है, जो देश के अंदर संविधान बनाया गया है, अगर संवैधानिक व्यवस्था सुचारू रूप से काम नहीं करती है, किसी प्रकार के दंगे फसाद या हिंसा भड़क जाती है, हिंसा भड़क जाती है, तो ऐसी कंडीशन में देश के राष्ट्रपति देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। फिर अगला है वित्तीय संकट होने पर, यदि किसी महामारी या किसी भी वजह से देश की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो जाती है या वित्तीय संकट पैदा हो जाता है, तो उस स्थिति के अंदर भी देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये क्या था, ये हमारा टॉपिक था, तो ये हमारा पॉइंट था आपातकाल के प्रावधान, यानी कि किन परिस्थितियों में देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो आज का जो ये टॉपिक है ये था भारत का संविधान, यानी कि संविधान की जो विशेषताएं हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिफाइन की हैं कि संविधान के अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं, कितना समय लगा और इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान हैं। तो संविधान सभा के बारे में, संविधान की विशेषताओं के बारे में डीपली हमने सारी चीजें रीड आउट की हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, कठोर भी है, लचीला भी है और भारत में संघीय व्यवस्था है और 2 सदनीय प्रणाली है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, और संघीय शासन व्यवस्था मतलब सत्ता का बंटवारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किया गया है, जो मिलजुल कर देश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते हैं। और देश के अंदर एकल जो नागरिकता है उसका प्रावधान किया गया है। हमारी न्यायपालिका है जो स्वतंत्र है, जिसके पास शक्तियां हैं और वो उनके द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं वो अंतिम होते हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, देश का राष्ट्रपति। उसके बाद में हमारे मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार के बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट और हमारी 2-4 लाइनें बन जाती हैं हमारी मोरल ड्यूटीज, जो देश के अंदर एक और संशोधन हुआ था, वही उस संशोधन के अंदर हमारे जो मोरल ड्यूटीज हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया था। शायद ये 22वां संशोधन हमारा रहा है। तो इसके अंदर मोरल ड्यूटीज में क्या बताया गया था कि हम भारत के नागरिक हैं और अपने देश के झंडे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, अपने देश के राष्ट्रगीत का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, और हमें अपने देश की जो राष्ट्र की जो संपत्ति है, हमारी साझी संपत्ति है, हमारी सार्वजनिक संपत्ति है या सरकारी संपत्ति आप इसे कह सकते हैं, इसको हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा, हमें निजी स्वार्थ से ऊपर बढ़कर सामूहिक विकास की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, यानी कि हमें खुद से पहले अपने देश के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में सोचना चाहिए। ये सारी क्या है, हमारी मोरल ड्यूटीज है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे देश की आस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए, देश की जो रिस्पेक्ट है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए। तो भारत एक ऐसा देश है, विभिन्नताओं का देश है, संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, और ये मौलिक अधिकार हमें प्रदान करता है, जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं, और उसके साथ में हमें मोरल ड्यूटीज भी देता है कि भाई हमें अपने देश में रहते हुए अपने जो कर्तव्य है उनका कैसे अनुपालन करना चाहिए। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था देश की संविधान की विशेषताएं, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया है, हालांकि मैं इससे और भी ज्यादा इसको डिटेल में बता सकती थी, लेकिन आप लोगों को ये इजीली आपको लर्न हो जाएगा जस्ट बिकॉज मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको समझाया है। और आई थिंक कि आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरा अच्छी तरह से आपका क्लियर हुआ होगा और आपको ये पसंद आया होगा। और आप इसको 2-3 बार आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें इजीली आपको समझ आ जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। आज जो वीडियो आपने देखा है आई होप आपको पसंद आया है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।